बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स 2 से हम बात करेंगे, यानी थर्ड ऑफ फार्माकोलॉजी। उसके में हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की बात करेंगे। इसमें भी 4 से 5 पार्ट्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ ड्रग्स और उनकी मैकेनिज़म्स, उनकी डिटेल होगी। और आज हम स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर पहले नहीं किया हुआ, और इस वीडियो को भी आपने पूरी तरह देखना है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप आखिर में उसको डिस्कस करें, लिखें, और आई शैल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू इंशाल्लाह। लेट अस स्टार्ट। हियर वी सी द फार्माकोलॉजी एंड थेरापेटिक्स 2 एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स पार्ट 1। I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha। इसमें देखते हैं, बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी है तो ड्रग्स के बारे में डिटेल हम इसमें डिस्कस ज़्यादा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बताएंगे कि 2 मेजर हमारे टारगेट्स हैं। नंबर 1, एजेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो उनके अगेंस्ट पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जाते हैं, वो एक बात होगी। दूसरे नंबर पे व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितना टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, खासतौर पे एंटीबैक्टीरियल हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि एंटीमाइक्रोबियल में तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। जो 5 पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बैक्टीरिया, वायरसेस, इसमें प्रोटोजोआ, फंगस, एंटीफंगल जो हमें उसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास 1-2 और हैं, जो हेलमिंथीस है, खासतौर पे एंटीहेलमिंटिक्स है। तो इस तरह की हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स में। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट पोर्शन। लिस्ट ऑफ कंटेंट्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पूरी तरह देखेंगे, जो भी यहाँ पे पार्ट्स आएंगे उसको गौर से देखेंगे और समझेंगे, तो बाय द एंड ऑफ सेशन लर्नर्स विल बी एबल टू define and review common terms and concepts related to antimicrobial therapy, general principles and considerations related to antimicrobial therapy, discuss mechanism of action and indication of using antimicrobial agents or therapy, state appropriate nursing applications for patient receiving antimicrobial agents या drugs। agents लिखें, drugs लिखें, antimicrobials लिखेंगे तो वो भी antimicrobial agents ही कहलाती हैं। अगर सिर्फ S लगा दें microbials के आगे, या एजेंट्स लगा दें या ड्रग्स लगा दें, जो आपकी मर्जी है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि पॉइंट टू पाउंडर। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि क्यों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, क्यों उनको रखा गया नाम ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि ग्राम वाज द साइंटिस्ट हु नेम्ड दीज डिफरेंशिएट द बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उसके नाम से वो आता है ग्राम। तो इसके बाद व्हाई एंटीबायोटिक्स ओनली डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल सेल्स एंड नॉट ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन सेल्स do not make or need peptidoglycan। इसमें कोई हमें सेल वॉल की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, ह्यूमन को नहीं करते। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन की अगर हम बात करें, कॉमनली यूज्ड है, बहुत 100 साल के करीब इनको होने वाले हैं तकरीबन। तो 1940s में ये डिस्कवर हुई थी पेनिसिलिन, नेचुरली अकरिंग है। पेनिसिलियम नोटेटम बैक्टीरिया है एक और जो बैक्टीरिया है उनसे हासिल होती हैं। वन ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स टू बी widely used, prevents the final cross linking step, transpeptidation step को ब्लॉक करती है basically। In assembly of this macromolecule, the result is a very fragile cell wall that bursts। cell wall bursting हो जाती है, killing the bacterium, और जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं। तो एक बैक्टीरिया नहीं होता, उसमें बहुत सारी ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की। एट ए टाइम 1 मिनट के अंदर कितनी उसकी ग्रोथ हो जाती है। अगर इसको हम ब्लॉक करेंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोसाइडल है, 2 हमारे पास पार्ट्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे उनकी डेफिनेशंस में। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया से रिलेटेड है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव है। इसमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है इन देयर सेल मेम्ब्रेन्स, और ग्राम नेगेटिव में खासतौर पे थिन सिंगल लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड एडिशनल आउटर लिपिड मेम्ब्रेन विद स्मॉल होल्स, यानी पोर्स होते हैं, पोराइन्स होते हैं, थ्रू विच ओनली जो है कुछ पार्टिकल्स क्रॉस कर सकते हैं, यानी डिफिकल्ट होता है इसको क्रॉस करना। ग्राम नेगेटिव तो मुश्किल है, ग्राम पॉजिटिव को जो है ना किल करना आसान है समवट। कुछ इसके कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस हैं, जो इन्फेक्शन हम कहते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी एनिमल को यानी इन्फेक्शस करता है, डिजीज काज करता है, उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं।
तो लिहाजा ये पहले मैं बता चुका हूँ, आंसर के देने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। साफ ज़रा आप इधर से गौर से देखेंगे, ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है। इन दोनों का डिफरेंशिएशन हमने सेल वॉल से देखना है कि इनमें क्यों नाम रखा गया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। क्योंकि ग्राम स्टेनिंग जब की गई तो इसको जो है ना उन्होंने कलर चेंज कर दिया, इसका कलर और है, इसका कलर देखें डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन है, यहाँ पे होती है बहुत बड़े साइज की पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव में। सेल मेम्ब्रेन भी इसमें छोटी होती है साइज। टिक्वाइक एसिड्स हैं, बहुत सारे नीचे से भी एंटर होते हैं और ऊपर से भी जो पोर्शंस होते हैं ये भी इन्फेक्शन में इन्वॉल्व है। लाइपोटिक्वाइक एसिड्स हैं, ये लिपिड से नीचे लेयर से आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी साइड पे अगर हम देखें फॉस्फोलिपिड्स इसमें होते हैं, लाइपोप्रोटीन, लाइपोपोलिसैकेराइड्स होते हैं ये वाले जो इसको कवर करते हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा काज करते हैं ये वाले। और ये पुराइन्स हैं जहाँ से कोई चीज एंटर होती है, खास इनके मटेरियल एंटर हो सकते हैं। ये प्रोटीन्स हैं, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, लाइपोप्रोटीन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है और पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये वाली पेप्टाइडोग्लाइकेन बड़ी है और यहाँ पे देखें कितनी छोटी पेप्टाइडोग्लाइकेन है। इन दोनों का डिफरेंस ये है। तो अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट आर द डेफिनेशंस बेसिकली वी यूज इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एंटीबैक्टीरियल हैं, एंटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एंटीवायरल्स हैं, एंटी हेलमिंटिक्स हैं, एंटी फंगल्स हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले सबसे पहले बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल्स की। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ और टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ एंड रिप्रोडक्शन एंड किल द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिकली बैक्टीरिया भी इसमें शामिल है, कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें वायरसेस हैं, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, तो ये शामिल है इसमें। इसके बाद इसमें हम फर्दर देखते हैं एंटीबैक्टीरियल कहेंगे तो हम सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, एंटीवायरल कहेंगे तो एंटीवायरल, एंटी प्रोटोजोअल कहेंगे तो प्रोटोजोआ के खिलाफ, जो हम पैरासाइट्स के खिलाफ, प्लाज्मोडियम के खिलाफ, मलेरिया के खिलाफ एंटी मलेरियल ड्रग्स होंगी। तो यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हो सकती हैं, पॉसिबली 2 टाइप्स की हैं बेसिकली। एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ज्यादा मकदार में ज्यादा, यानी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहलाएंगे। उनका स्पेक्ट्रम ब्रॉड है, ज्यादा एरिया को वाइडली कवर करती है। ड्रग्स दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव टेट्रासाइक्लिन एंड सम सेफेलोस्पोरेंस एंड मैक्रोलाइड्स, दोनों को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं, इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहलाएंगी। अगर स्पेसिफिकली सिर्फ वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं, सिर्फ ग्राम नेगेटिव को करती हैं, सबको भी नहीं करती, उनमें से भी 1 या 2 को करती हैं, तो उसे हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स कहेंगे। ड्रग्स दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और फ्यू स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म लाइक पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव को ज्यादा करती है। लेकिन अब इनके कॉम्बिनेशन पेनिसिलिन के आ चुके हैं। ये पेनिसिलिन जो है पूरा ग्रुप है, बीटा लैक्टम ग्रुप कहलाता है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे बैक्टीरिसाइडल एक्शंस होते हैं कुछ, टू किल ऑर्गेनिज्म थ्रू एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स या ड्रग्स, उसे साइडल किल कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेथ का काज कर देते हैं उसकी, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करें, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करें, चाहे वो सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करें। मल्टीपल मैकेनिज्म्स आर देयर जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शंस होते हैं टू स्टॉप ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, यानी कोई भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स आप देते हैं अगेंस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, किल नहीं होता वो, उसकी ग्रोथ आगे बढ़ेगी नहीं, यानी उसके प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग जो बनने होते हैं, फौरी बन रहे होते हैं, वो रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है अपना, वो इसको फिर निकालता है, किल करता है आहिस्ता आहिस्ता। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स हैं, कुछ जो एंटी बैक्टीरिसाइडल्स होती हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद सुपर इन्फेक्शन वो होता है जिसमें अगर एक इन्फेक्शन के लिए आप मेडिसिन दे रहे हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल है या एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, तो वो किसी और नॉर्मल फ्लोरा में, क्योंकि कुछ हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल फ्लोरा पाया जाता है, फॉर एग्जांपल ज्यादातर हम देखें तो जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ज्यादा पाया जाता है नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल हेल्दी फ्लोरा, यानी नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो फ्लोरा होता है उसे नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, आफ्टर बर्थ जो है बहुत सारे ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं, निपल के थ्रू एंटर होते हैं, बाकी चीजों के थ्रू एंटर होते हैं और वहां पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और काफी सारी चीजें बॉडी के अंदर बनाते भी हैं, जैसे विटामिन के है, विटामिन B12 है, इस तरह के बहुत सारे म्यूचुअलिज्म का काम करते हैं।
तो ये सुपर इन्फेक्शन जब काज करेंगे तो वो पोटेंशियली डेंजरस होता है, रेजिस्टेंट होता है। जैसे स्यूडोमोनास एरोजिनोजा के साथ ये होता है कि वो सीरियसली जो है ना प्रॉब्लम काज करता है। बैक्टीरियल जब हम ड्रग देते हैं तो वो रेजिस्टेंट काज करता है, जिनकी वजह से सुपर इन्फेक्शन हो जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी कि जो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पहले इसके खिलाफ थी ड्रग वो इफेक्टिव थी, यानी उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता था। जब अब हमने मेडिसिन शुरू की उससे किल नहीं हो रहा, इससे मुराद है कि वो रेजिस्टेंट है। पहले उस पर इफेक्टिव था, वो ड्रग इफेक्टिव थी, लेकिन अब जो है वो रेजिस्टेंट हो चुका है। कोई ऐसी चीज उसने बना ली है, प्रोटीन या ऐसा कोई डिस्ट्रॉइंग मॉलिक्यूल बना लिया है जो उसको एंटर नहीं होने देता ये वाली ड्रग को। पहले उसने देखा होगा कि ये ड्रग आती है मुझे किल कर जाती है, लेकिन बाद में वो उसको चेंज कर देता है म्यूटेशन के जरिए, किसी और चीज के जरिए। मल्टीपल मैकेनिज्म्स आर देयर, तो उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहेंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स टू रेजिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक। फॉर एग्जांपल आप कोरोना वायरस की बात करें, मुख्तलिफ स्ट्रेन बना रहा है और वो रेजिस्टेंट होता जा रहा है, ड्रग्स भी जो उसको दे रहे हैं तो डिफरेंट कर रहा है। इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी बहुत सारे रेजिस्टेंट केसेस हैं। पेनिसिलिन जो सादा थी उनसे रेजिस्टेंस हो गया। इसके अलावा सल्फोनामाइड दिए गए, वो भी उसका इफेक्ट खत्म होता जा रहा है। तो अब न्यूअर ड्रग्स आती जा रही हैं जो उसको रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए नई जो डिस्कवरी आ रही है, नई ड्रग्स बनती जा रही हैं ताकि उसको किल किया जा सके। तो इसी तरह नो बैक्टीरिया में ब्रेन अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बाय चेंजिंग देयर रिसेप्टर्स स्ट्रक्चर्स, occupying receptors with some other molecules, destroying the antibiotics in some cases. For example, beta lactamase जो है वो बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टर, एजिट्रियोनेम, कार्बापेनिन के नाम जो हैं ये ग्रुप्स हैं, इनके अंदर वो काम करता है बीटा लैक्टम रिंग। तो ये इफेक्ट उसका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये रेजिस्टेंट का बहुत बड़ा केस है, इसको लंबी डिटेल में अलग चैप्टर भी पढ़ा जा सकता है, उसको पूरा बनाया जा सकता है। तो लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो मैं मजीद उसके ऊपर भी चैप्टर एक बना लूंगा वीडियो लेक्चर। तो इस जनरल गाइडलाइंस फॉर एंटीमाइक्रोबियल यूज, एंटीमाइक्रोबियल यूज के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए? सबसे पहले इंडिकेशंस, ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। अगर कोई डिजीज हो चुकी है उसको किल करने के लिए, हमने बचाने के लिए पर्सन को देना है, यानी एज द ये डिजीज कोई भी निमोनिया हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया काज करता है फॉर, तो उसके लिए जब इलाज करने के लिए जब आप मेडिसिन देंगे उसे क्यूरेटिव यूज कहते हैं, कि इलाज के लिए हम दे रहे हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट के लिए दे रहे हैं। एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, अगर कोई आप प्रिवेंट करना चाहते हैं कि ये इन्फेक्शन इसको ना हो, यानी कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे मलेरिया है, उससे पहले हम क्विनीन जो है ड्रग दे देते हैं या क्लोरोक्विन दे देते हैं, ताकि वो अगर कहीं भी ऐसी जगह जाता है जहां पर मलेरिया के इन्फेक्शन ज्यादा होता है, वहां 8 दिन के लिए वो बच जाता है। उसको अगर एक गोली खा ले तो वो 8 दिन के लिए उसकी सेफ्टी हो जाती है कि कोई मलेरिया जाएगा तो उसके ऊपर इन्फेक्शन या डिजीज काज नहीं करेगा। ये पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैरासाइट्स हैं। इसमें मेजर साइड इफेक्ट देखते हैं जनरल गाइडलाइन, एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, खासतौर पर पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत ज्यादा करते हैं। एनाफिलेक्टिक शॉक भी हो जाता है, उससे डेथ भी हो जाती है। ऑर्गन टॉक्सिसिटी काज करते हैं, रेजिस्टेंस टू सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और रेजिस्टेंट भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हैं। इसी तरह डोज जो है इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए, हर बंदे के लिए, बच्चा है उसके लिए डिफरेंट डोज होगी, अगर ओल्ड एज एल्डर पर्सन है उसके लिए और होगी, जीरियाट्रिक्स है और होगी। डिपेंड्स ऑन कॉजेटिव एजेंट्स कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने काज किया, वो आपने पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी से टेस्ट करवाना है, उससे पता चलेगा कि ये लेबोरेटरी में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो काज कर रहा है। क्या वो स्टैफिलोकोकस ऑरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो है, या अदर नसीरिया गोनोरिया है, एच पैलोरी है, अदर इन्फेक्शंस हैं, ई कुलाई है। तो ये इन्फेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉजेटिव एजेंट कौन है। चूजन ड्रग एंड पेशेंट्स कंडीशन के ऊपर देखा जाता है कि क्या कंडीशन है, कौन सी ड्रग इसमें दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते। फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स को देखा जाता है, फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स देखा जाते हैं, फार्माकोटॉक्सिकोलॉजी जो पैरामीटर्स हैं वो चेक किए जाते हैं। तो लिहाजा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेंगे, ओरल दे सकते हैं, इंट्राविनस दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, टॉपिकल दे सकते हैं, मल्टीपल अदर जो इनकी फॉर्मुलेशंस हैं वो भी बन चुकी है। तो ड्यूरेशन ऑफ जो सिरप्स हैं, मुख्तलिफ अदर फॉर्म है वो भी अवेलेबल है, सिरप्स हैं, सस्पेंशन हैं, इंजेक्शन हैं, तो ये चीजें सारी हैं।
रूट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये केयर नहीं करते लोग कि 2-3 दिन के लिए जब खाते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट जो काज कर देता है, जब आप दोबारा उस ड्रग को देंगे तो वो इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें हैं, ये कंप्लायंस होना चाहिए। जो पेशेंट है वो प्रॉपरली डोज को टेक करे, जो टाइम दिया है 2 टाइम है पर डे देना है, 3 टाइम देना है, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो उनको लाजमी मद्देनजर रखना होता है। 7 to 14 डेज भी हो सकता है, उससे ज्यादा इन्फेक्शन के लिए भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन या इन्फेक्शन। अब एंटीबायोटिक्स की बात करें, नर्सिंग इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। नर्सिंग का मैंने यहाँ पे ज्यादा रोल आपको बताया कि वो भी इंपॉर्टेंट इशू है, कि वो भी यहाँ पे काम करते हैं मेडिकल के तौर पे, मेडिसिन से रिलेटेड पैरामेडिकल स्टाफ में ये होती हैं, उनको भी इन चीजों का पता होता है। और जो फार्मासिस्ट हैं उनको भी पता होता है इसके बारे में, मेडिसिन जो सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पता होता है, सारी चीजें जानते हैं। तो ये ट्राइगोन है, तीनों का होना जरूरी है। तो बिफोर बिगिनिंग थेरेपी असेस ड्रग एलर्जीज, सबसे पहले ड्रग एलर्जीज को देखा जाता है। हेपेटिक, रीनल एंड कार्डियक फंक्शन एंड अदर लैब टेस्ट जो है स्टडीज की जा सकती हैं कि कोई और तो इसको मसला नहीं है, एलर्जी नहीं है किसी चीज की, उनको एंटीबायोटिक दे सकते हैं या नहीं दे सकते, सबसे पहले ये देखा जाता है। ऑब्टेन थॉरो पेशेंट हेल्थ स्टोर हिस्ट्री, जो इसकी हिस्ट्री है वो पूरी देखनी होती है। इम्यून स्टेटस क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, या उसको कैंसर तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, या अदर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन स्पेशली इन केस ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन, अगर एक दफा इन्फेक्शन दोबारा हो चुका है, यानी इन्फेक्शन रिकरेंट हो चुका है, एक दफा हुआ फिर दोबारा हो जाता है, जैसे टाइफाइड इन्फेक्शन है, या फिर जीआईटी में पेप्टिक अल्सर जो काज करता है, एच पैलोरी है, हेलिकोबैक्टर पैलोरी। तो इन चीजों को रिकरेंट इन्फेक्शन को देखना होता है। असेस फॉर कंट्राइंडिकेशन टू एंटीबायोटिक यूज एंड पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन को देखा जा सकता है। असेस फॉर कंट्राइंडिकेशन, क्या इन चीजों को एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेटेड है, इसको हर हालत में नहीं देना चाहिए, या अदर फॉर्म है रिलेटिव कंट्राइंडिकेटेड है कि इसको दे तो सकते हैं लेकिन इसको रिस्क को मेजर करना पड़ेगा, रेशियो को देखना होगा। तो ये चीजें लाजमी मद्देनजर रखनी होती हैं, देखनी होती हैं। पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन भी देखा होता है, अगर इसके साथ और ड्रग दे रहे हैं, मसलन आप टेट्रासाइक्लिन दे रहे हैं, वो बैक्टीरियोस्टैटिक है और ये बैक्टीरिसाइडल है पेनिसिलिन, तो दोनों को देंगे तो वो उसको ब्लॉक कर लेगी टेट्रासाइक्लिन, और ये उसको किल नहीं कर सकेगा। मल्टीपल जो सेल्स होंगे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, उनको पेनिसिलिन किल कर सकती है। तो मल्टीपल क्वेश्चन अराइज, इन चीजों को लाजमी देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि अगर आप यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है किसी भी जगह पे, आप वहां पे आइस लगा देते हैं, आइस की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, तो उससे पेनिसिलिन की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो इस तरह की है। इट इज एसेंशियल टू ऑब्टेन कल्चर्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट साइट्स बिफोर बिगिनिंग द एंटीबायोटिक थेरेपी। यहाँ पे नहीं करवाते, एप्रोप्रिएट अंदाजे से वो कर लेते हैं, सिम्टम देख के डॉक्टर की जो मेडिकल एक्सपीरियंस होता है उसके मुताबिक वो शुरू कर देते हैं एंटीबायोटिक, लेकिन एप्रोप्रिएट पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी टेस्टिंग जो है ना वो लाजमी है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू टेक एंटीबायोटिक्स एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टाइम। ये लाजमी कोशिश करें कि टाइम जितना दिया गया है, प्रिस्क्रिप्शन जितनी दी गई, अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, कोई इफेक्टिवनेस नहीं होता, सिवियरिटी बढ़ती जा रही, फिर आप डॉक्टर से रुजू करें। अगर वो ठीक है, 3 दिन में आराम आ जाता है, आप कहते हैं 7 दिन डॉक्टर ने कहा था मुझे लेने की जरूरत नहीं है, छोड़ देता हूँ, फिर इन्फेक्शन के रिकरेंट जो इन्फेक्शन है उनके चांसेस बढ़ जाते हैं और रेजिस्टेंस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर सेफ्टी रीजंस चेक द नेम ऑफ मेडिकेशन, उनके क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं स्पेलिंग, तो इसको लाजमी चेक करना चाहिए। गलती से आपको मेडिसिन और की जगह और दी जा सकती है। एंटीमाइक्रोबियल्स की अगर हम बात करें, खासतौर पे हम सबसे पहले बात करेंगे एंटीबैक्टीरियल्स की, सबसे बड़ा ग्रुप है ये। उसमें बाय इनहिबिटिंग कौन से मैकेनिज्म्स हो सकते हैं? बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप फिगर देख सकते हैं। इसके बाद में मैंने एक और फिगर दिखाई है, अल्टरेशन इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में चेंज कर सकते हैं। बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, जो इनके मैकेनिज्म्स हैं, पॉसिबल मैकेनिज्म्स हैं। और बाय इनहिबिटिंग डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस को ब्लॉक कर सकते हैं। इंटरफेरेंस विद सेलुलर मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ सेल वॉल सिंथेसिस, पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस के ऊपर बीटा इलेक्ट्रॉन ड्रग्स हैं, वेंकोमाइसिन, बेसिट्रेसन, ये यूज की जा सकती है। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में क्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स, जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स थी वो अब ऑब्सोलीट होती जा रही है। फ्लोरोक्विनोलोन जिसमें फ्लोरीन है वो ज्यादा इफेक्टिव है, रेजिस्टेंट इनमें कम है, लेकिन अब देखा जा रहा है इनमें भी रेजिस्टेंट। रिफामाइसिन है,
इसी तरह सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी जो चेंज करते हैं, पोलीमैक्सिन है, बी है, ये खासतौर पर स्किन इन्फेक्शन के लिए हम लगाते हैं। पोलीफैक्स क्रीम में ये पोलीमैक्सिन भी होती है। मेटाबॉलिक पाथवेज में फोलेट पावर सिंथेसिस है, सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिन जो है, सल्फामेथॉक्साजोल, सेप्ट्रॉन में अवेलेबल है। ये मेटाबॉलिक पाथवे में पहले को एक ये स्टॉप करते हैं, अगले को स्टॉप करते हैं। दो ड्रग्स को जब कंबाइन किया जाए वो बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट रखते हैं। इसी तरह हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस में, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, मैक्रोलाइड्स, क्लोरामफेनिकोल, ये वाली ड्रग्स जो है वो इफेक्टिव है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इनके मैकेनिज्म्स क्या है जरा क्लियर यहाँ पे दिखाया गया है। सेल वॉल सिंथेसिस की बात करें, बीटा लैक्टम्स हैं, बीटा लैक्टम रिंग है जो आगे मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा। इसमें पेनिसिलिन्स हैं, सेफेलोस्पोरिन्स है, पूरे ग्रुप का नाम है ये। पेनिसिलिन एक नहीं है, पेनिसिलिन्स बताया हुआ है। सेफेलोस्पोरिन्स है, कार्बापेनियम्स है, मोनोबैक्टम्स है, पूरा ग्रुप है। इनमें ड्रग जो आएंगे वो बाद में आपको बताऊंगा मैं। वैंकोमाइसिन, बेसिट्रासन, ये डिफरेंट मैकेनिज्म के सेल वॉल सिंथेसिस को ही ब्लॉक करती हैं, लेकिन मैकेनिज्म इनका बीटा लैक्टम रिंग नहीं होता और मैकेनिज्म के थ्रू किल करते हैं। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन पोलीमैक्सिन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो अंदर होती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी तरह फोलेट सिंथेसिस, सल्फोनामाइड्स और इसमें ट्राइमेथोप्रिन है, इसको ब्लॉक करती हैं। ट्राईहाइड्रो जो फोलिक एसिड है इसकी सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं। पाबा जो बनता है, पैरामोनोबेंजोइक एसिड बनता है, इसमें इन्वॉल्व है, ब्लॉक करते हैं। ये दो स्टेप को ब्लॉक करते हैं। ये भी ओवरऑल यानी डीएनए सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहे हैं। फाइनली न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में डीएनए गैरेज एंजाइम या क्विनोलोन्स करते हैं, यानी फ्लोरोक्विनोलोन्स अब नए आ चुके हैं। आरएनए पॉलीमरेज में रिफाम्पिसिन जो है खासतौर पे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं और खासतौर पे जो टीबी के जो बैक्टीरिया हैं उनमें इस्तेमाल होता है एंटी ट्यूबरकुलोसिस में। इसी तरह 50S सब यूनिट में देखा जाए मैक्रोलाइड्स हैं, जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन कॉमनली आजकल कोरोना वायरस में इस्तेमाल हो रही है, मैक्रोलाइड्स हैं। और क्लिंडामाइसिन है, ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, लिनिसुलाइड है, क्लोरामफेनिकोल है, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स है, नई ड्रग्स आई हैं, ये वाली दो ड्रग्स हैं आखिर में बताऊंगा, मिसलिनियस में ये आती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस को ये ब्लॉक कर रही है। ये मुख्तलिफ मैकेनिज्म तीन दिखाए गए, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। नेक्स्ट हम जाते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मेडिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। आप अगर पढ़ना जा रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी पता होना चाहिए कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हम एंटीबैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स भी हम देते हैं, तो वो कौन सी हैं। इसमें रिजिड थिन वॉल जो थिक वॉल्ड होते हैं सेल्स यानी ग्राम पॉजिटिव जिन्हें हम कहते हैं, फ्री लिविंग एक्स्ट्रासेलुलर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है। इसमें कोकाई है, गोल होते हैं, कोकाई का मतलब कोकस होते हैं, इसकी सिंगुलर है, कोकाई प्लूरल है। स्ट्रेप्टोकोकस ये निमोनिया भी काज करती है, फ्रेंजाइटिस भी काज करती है, सेलुलाइटिस भी काज करती है। इसी तरह स्पोर फार्मिंग रॉड्स हैं, इसमें एरोबिक हैं, कुछ एनारोबिक्स हैं। बेसिलस एंथ्रैक्स काज करता है, वेरी सीवियर प्रॉब्लम रहा है बहुत पुराना, अब ये खत्म हो गया। या एनारोबिक बैक्टीरिया में क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, टेटनस को काज करता है, वो वाला बैक्टीरिया। गैस गैंग्रीन काज करता है, इसमें बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, खासतौर पर डायबिटीज में गैस गैंग्रीन जो काज करता है, ये वाला बैक्टीरिया है जो क्लोस्ट्रीडियम वाला। बोटुलिज्म टॉक्सिन है, बड़े जो टॉक्सिसिटी फूड पॉइजनिंग होती है वो बोटुलिज्म टॉक्सिन ये काज करता है। तो इस तरह के बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। नॉन स्पोर फार्मिंग रॉड्स देखें, नॉन फिलामेंटस है और पुरानी बैक्टीरिया में डिप्थीरिया काज करता है। डिप्थीरिया इज वेरी कॉमन डिजीज, आपने सुना होगा इसका नाम। इसके बाद है लिस्टीरिया मेनिंजाइटिस, ये वाली काज करते हैं। मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज, जो 3 लेयर्स होते हैं मेनिंजीज की, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसी तरह एक्टिनोमाइसिन माइसीज है, एक्टिनोमाइकोसिस काज करती है डिजीज फिलामेंटस में, ये वाली आ जाती है। नोकार्डिया ये भी नमूनिया और मुख्तलिफ डिजीज है, नोकार्डियासिस काज करती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कोकाई है, इनमें भी नसीरिया एक है, कोकाई है, जिसमें नसीरिया गोनोरिया काज करता है, यानी औरतों में खासतौर पर फीमेल में जो लिकोरिया काज करता है वो गोनोरिया उसे कहते हैं। मेनिंजाइटिस या मेनिंजाइटिस जो काज करता है बेसिकली वो है। इसके बाद रॉड्स हैं, फैकल्टेटिव रॉड्स हैं, यानी स्ट्रेट होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स हैं, सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में रह सकते हैं और कहीं नहीं रहेंगे, यानी एरोबिक है बेसिकली। इसमें जो है बेसिकली मेनिंजाइटिस है और सीएनएस में यानी मेनिंजाइटिस काज करते हैं। वॉर्डिटिला हुपिंग कफ जो काली खांसी है ये काज करते हैं। लेजियोनेला निमोनिया काज करता है। इसके आगे स्पीशीज भी आती हैं, मुख्तलिफ बहुत सारी स्पीशीज है
लेकिन मेजर नाम ये आ रहे हैं इसके, जो आपको पता होना चाहिए, ये नाम है। इससे आगे जो मुख्तलिफ डिजीजेज बनती है। जूनोटिक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं फैलते, बल्कि किसी जानवर से फैलते हैं। जूनोटिक्स, जू जैसे हम चिड़ियाघर को कहते हैं, इससे फैलते हैं। तो उसमें ब्रूसिला, ब्रूसिलोसिस काज करते हैं। फ्रांसिसिला टोलेरीमिया काज करता है। क्लोस्ट्रीडिया सेलुलाइटिस काज करता है। यर्सीनिया प्लेग काज करता है, तौन की बीमारी जो बहुत मशहूर थी पहले, वो यर्सीनिया काज करता है। पिस्टिस उसका नाम था, जिससे यर्सीनिया पिस्टिस। तो इस तरह की जो है ये डिजीजेज हैं, आपको गौर से इसको समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है। जब आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता होगा, एंटीबैक्टीरियल का पता होगा, फिर आप इस पे नॉलेज होगा, आपको कीमोथेरेपी के बारे में पूरी डिटेल का पता होगा। फिर एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, वो और हैं। यहाँ पे हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो इंटेरिक एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, उसी से हम जो एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली सी, वहां से हम बात करें। इसमें एस्कर्शिया कोलाई है, जो कि बहुत कॉमन इन्फेक्शन, ई कोलाई जिसे हम पढ़ते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डायरिया वगैरह काज करता है। इसी तरह इंटेरोबैक्टर है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई काज करते हैं। सिराशिया निमोनिया काज करता है। क्लेब्सिला निमोनिया काज करता है, क्लेब्सिला निमोनी, ये एक बैक्टीरिया होता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है मेल और फीमेल दोनों में कर सकते हैं। सैल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड फीवर काज करते हैं। इंटेरोकोलाइटिस काज करते हैं। टाइफाइड फीवर का दूसरा नाम है इंटेरिक फीवर, ठीक है ना। इंटेरिक हम कहते हैं इंटेस्टाइन को, उनमें पेन, बुखार हो जाता है और जो अब्जॉर्प्शन है वो रुक जाती है। शजीला है इसके नाम, आप याद करेंगे तो एक दफा लाइफ टाइम तक आपको नहीं भूलेंगे। शजीला जो है इंटेरोकोलाइटिस है, काज करता है। इसी तरह प्रोटियस मिराबिलस, ये मुझे याद है, हालांकि मैंने देखा नहीं है, 7-8 साल पहले की बात है, मैंने देखा था, इसको पढ़ा था। और जो है ना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है काज करते हैं। कार्ब है, कैंपेलोबैक्टर इंटेरोकोलाइटिस काज करते हैं। हेलिकोबैक्टर गैस्ट्राइटिस पेप्टिक अल्सर काज करता है, ये सबसे बड़ा जो पेप्टिक अल्सर काज करने वाला एजेंट है। विब्रियो कॉलरा काज करता है, हैजा जिसे हम कहते हैं। इसी तरह एरोबिक है, सुडोमोनास एरोजिनोजा है, सुडोमोनास वेरी कॉमन है, रेजिस्टेंट काज करता है, बहुत सीवियर निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं। और इसके अलावा एनरोबिक बैक्टीरिया इसमें होता है, यानी वो ऑक्सीजन के बगैर रह सकता है। उसमें बैक्टीरियाइड्स हैं। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम कैविटी में इन्फ्लेमेशन काज करता है, पेरिटोनाइटिस। इसी तरह एसिड फास्ट है, माइकोबैक्टीरियम है, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी काज करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकल उसे कहते हैं ना, तो ये ट्यूबरकुलोसिस काज करता है। लेप्रोसी का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन है माइकोबैक्टीरियम, एसिड फास्ट है। बैक्टीरिया का नाम देखें, और इसका एसिड फास्ट जो कलर है ये नहीं लगता, ग्राम कलर काम नहीं करता इसमें। नॉन फ्री लिविंग ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये सेल के अंदर रहते हैं और किसी भी और जगह पे नहीं रहते, स्पेसिफिकली ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, यानी उसके बगैर किसी और जगह पे नहीं रह सकते। रेक्टिसिया खासतौर पर, जैसे वायरसेस हैं, इसी तरह ये बैक्टीरिया भी हैं। रेक्टिसिया रॉकी माउंट स्पॉटेड फीवर, टाइफस, क्यू फीवर, ये काज करते हैं। क्लेमीडिया यूरेथ्राइटिस, ट्रैकोमा, सिटाकोसिस, ये काज करता है। इसी तरह क्लेमीडिया, यूरेथ्राइडमा और ये वाला काज करता है, बता चुका हूँ। फ्लेक्सिबल थिन वॉल्ड सेल स्पैरोकीट्स हैं, ट्रैपोनीमा सेफिलिस, ये सेफेलिस काज करता है, ये भी बहुत कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। बोरीलिया लाइम डिजीज काज करता है। लेप्टोस्पाइरा, लेप्टोस्पाइरोसिस काज करता है। और वॉल लेस बैक्टीरिया होता है जिनमें वॉल नहीं होती, इस पे पेनिसिलिन भी इफेक्ट नहीं करेगी। पेनिसिलिन सिंथेसिस इनहिबिटर है, एब्सोल्यूट रेजिस्टेंट है, ये साफ जरा कि ऑलरेडी कोई चीज ऐसी है नहीं जिसको वो किल करे, तो इसको वॉल लेस सेल्स कहते हैं। माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ये बहुत उसमें होता है, इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में ये काज करता है कॉमन। माइकोप्लाज्मा जो निमोनिया काज करता है, वेरी सीवियर प्रॉब्लम। तो इट्स ओके, आई थिंक अभी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीपैरासिटिक्स, एंटीप्रोटोजोअल एंड हेलमिंटिक्स वगैरह शामिल है। और ये एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है, उसमें डीएनए, आरएनए, क्या क्या चीजें इसमें मौजूद होती हैं। फ्लैजिलम भी होता है, फ्लैजिला किसी में नहीं होता, किसी में होता है। तो ये प्लाज्मिड होता है जो कि चेंज करता है बैक्टीरियोफेज वगैरह के साथ, वायरस भी इसके ऊपर अटैक कर सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें रेजिस्टेंट प्लाज्मिड के जरिए करता है रेजिस्टेंट। तो ये सेल वॉल और सारी चीजें आपको दिखा चुका हूँ, तो आई थिंक इट्स फिनिश्ड
फर्स्ट पार्ट जो है वो फिनिश हो चुका है, काफ़ी लेंथी हो चुका होगा आई थिंक, लेकिन बोर होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपरली उसको समझें तो लाइफ टाइम तक आप इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, और फेसबुक पेज पे भी आप राइट कर सकते हैं। और प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड इसको आप पूरी तरह वॉच भी करें वीडियो को, ताकि आपको समझ आए, और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।